इस पे हम सबको फ़ख्र है। तो हम सबसे पहले तो अपने वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश करते हैं इस दिलेराना फ़ैसले के ऊपर, इस इक़दाम के ऊपर कि जो उन्होंने फ़ैसला उठाया है, जो उन्होंने फ़ैसला किया है। और हमेशा से वज़ीर आज़म साहब ने हमें, इमरान खान साहब ने, हमारे चेयरमैन ने यही बात सिखाई है कि ज़िंदगी में हमेशा बड़े फ़ैसले लेने चाहिए। और इमरान खान कभी ज़िंदगी में बड़े फ़ैसलों से घबराए नहीं, कभी डरे नहीं। और ये बात साबित करती है कि जो फ़ैसला उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कल लिया है वो साबित कर देगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है और पाकिस्तान की ये 12 2 नंबर सियासी जमातें PDM के नाम से वो कहाँ पर खड़ी हैं। मुकाबला तो असल तौर पे मुकाबला अब शुरू होगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद जो इतवार की सुबह सूरज निकलेगा वो दिन इनका शुरू होगा जब इनके साथ सही तरीके से अब कार्रवाई शुरू होगी। जो कुछ इन्होंने इस मुल्क के अंदर किया है, जिस तरह इन्होंने बर्बादी की है, और जो सबसे बड़ा मकसद था इन तमाम मामलात के पीछे, इन सब चीज़ों के पीछे, वो हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ NRO था। ये सारा झगड़ा, ये सारा फसाद, इस सब के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ NRO था। ये चाहते थे कि इनके बड़ों को NRO दे दिया जाए, इनके ख़िलाफ़ जो करप्शन केसेस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, जो जेलों के अंदर बैठे हुए हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए, इनके ख़िलाफ़ जो नैब के अंदर तहकीकात चल रही हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो इनके ऊपर शफ़क़त का हाथ रख दें, इनके ऊपर हल्का हाथ रख दें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सब बात जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं उसके सबसे बड़े 3 पॉइंट्स हैं। जो 3 बड़े मकसद थे हमारे, वो ये थे कि जिन लोगों ने मुल्क के अंदर करप्शन की है उनको जेलों के अंदर डालेंगे, मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा करेंगे और आखिर के अंदर जो मुल्क का लूटा हुआ पैसा है उसको वापस लेकर आएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आती बात ये कि मरियम बीबी जो हैं और बिलावल जरदारी ने और उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने ये बात कैसे सोच ली कि इमरान खान इनको NRO दे देगा, इमरान खान इनको माफ़ कर देगा। इन बातों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला PDM का था, वो PDM का ये मसला था कि पाकिस्तान तरक्की क्यों कर रहा है, पाकिस्तान इमरान खान के ज़िम्मे जो काम मिला है उसमें इतनी कामयाबी कैसे हो रही है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इतनी बेहतर कैसे हो गई है, पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो इतना ऊपर कैसे चले गया है, पाकिस्तान की आज आमदनी बेहतर ज़्यादा हो गई और पाकिस्तान के ख़र्चे कम कैसे हो गए, पाकिस्तान में डॉलर जो है वो नीचे कैसे आ रहा है। इनकी तकलीफ़ के अंदर ये भी बात शामिल है कि पूरी दुनिया के अंदर जो कोविड है वो कोविड की वजह से एक परेशानी का आलम है, लेकिन पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, इमरान खान तरक्की कर रहा है। इस बात की बिलावल जरदारी को भी बहुत तकलीफ़ है, मौलाना फजल रहमान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, और मरियम की तो इस बात पे नींदें हराम हुई हुई हैं कि पाकिस्तान आगे कैसे निकल रहा है। नवाज़ शरीफ पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे क्यों नहीं ले जा सका, आसिफ अली जरदारी नाकाम कैसे हुआ, बिलावल जरदारी कामयाब क्यों नहीं हुआ। सो हम सबसे पहले अपने वज़ीर आज़म इमरान खान को खिराज तहसीन पेश करते हैं जो इक़दाम, जो फ़ैसला उन्होंने करा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी MNAs हैं, पाकिस्तान के जितने भी तहरीक इंसाफ के MPAs हैं, हम सब एक पेज के ऊपर खड़े हुए वज़ीर आज़म साहब के साथ। हम सब मुत्तहिद हैं, हम सब इकट्ठे हैं, हमारे जो इत्तेहादी हैं वो सब इकट्ठे हैं, वो एक पेज के ऊपर खड़े हैं। लेकिन अफसोस कि अगर कोई साथ नहीं खड़ा तो वो इलेक्शन कमीशन साथ नहीं खड़ा है। हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि इलेक्शन कमीशन वो इदारा जिसके ऊपर हमें यकीन था, जिसके लिए हमने जंग लड़ी, जिसकी आज़ादी के लिए हमने हमेशा आवाज़ उठाई, अपने धरनों के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान की तमाम जो जलसों के अंदर स्पीच थी उसमें हमेशा वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और जो बाकी इदारे पाकिस्तान के अंदर वो मजबूत हों, वो इतने मजबूत हो जाएं कि उनके सामने कोई सियासी शख्सियत या कोई सियासी इदारा, कोई सियासी जमात उनके सामने खड़ा ना हो सकें। लेकिन अफसोस और शर्मनाक रवैया हमने इलेक्शन कमीशन का देखा। हमने इलेक्शन कमीशन को साबित करा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर धांधली होती है। हमने 3 से 4 महीने का एक एहतजाज करा, हमने धरने दिए, आपके सामने मंजर आम के ऊपर इलेक्शन कमीशन के सामने वो तमाम वीडियोज़ आईं। एक बेशर्मी का आलम था
कि एक साबिक वज़ीर आज़म का बेटा ढटाई के साथ और फ़ख्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो कहता है कि हाँ ये वीडियो मेरी है, मैं बैठकर प्लानिंग कर रहा था, मैं लोगों के ज़मीरों को ख़रीदने की कोशिश कर रहा था, मैं उसमें कामयाबी हासिल कर रहा था और इलेक्शन कमीशन खामोश चुप। और किसके लिए वो कर रहा था? अपने अब्बू के लिए कर रहा था। पाकिस्तान के अंदर तो हम ये देख रहे हैं कि सियासी जमात के अंदर जो लीडरान हैं, उनकी जो औलादें हैं, उनकी जो तरबियत है वो हमें तरबियत नज़र आ रही है कि इनके बच्चों की जो जरदारी ने तरबियत बिलावल की वो हमें नज़र आ रही है, जो नवाज़ शरीफ ने मरियम की तरबियत की वो हमें नज़र आ रही है, जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने बेटे की तरबियत की वो हमें नज़र आ रही है। इनकी रग रग के अंदर करप्शन भर चुकी है, इनकी रग रग के अंदर दो नंबरी भर चुकी है, इनकी रग रग के अंदर जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इकदाम उठ रहे हैं वो रग रग के अंदर इनकी भरी हुई हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूरी उम्मीद थी कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़िम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन की कि साफ़ व शफाफ इलेक्शन कराना ये उनकी ज़िम्मेदारी थी। इलेक्शन कमीशन चाहता तो कम से कम सीरियल्स मार्क कर सकता था, सीरियल नंबर्स लगा सकता था कि जो सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर कम से कम हमें ये मालूम चल सके कि कौन से लोग हैं जिन्होंने अपनी वफादारी का सौदा करा है, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने ज़मीरों को बेचा है। अगर कम से कम ये इकदाम उठा लिया जाता तो जो लोग छुप छुप कर जिन्होंने ये काम करे, जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे, कम से कम वो ये काम नहीं कर सकते थे। इलेक्शन कमीशन को ये भी एहसास नहीं कि हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को ऐसे दो नंबर सियासतदानों से कितना नुकसान है, ऐसी दो नंबर सियासत से कितना नुकसान है, इलेक्शन कमीशन को ये भी नहीं एहसास। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन चाहता भी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन चाहता भी नहीं है कि बेहतरी की तरफ निज़ाम जा सके। जिस तरीके से ये पीडीएम की जो 12 सियासी जमातें हैं, इनके अंदर भी ये ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो हैं किसी बेहतरी की तरफ जाएं और किसी निज़ाम को बेहतरी की तरफ लेकर आएँ। और ये बड़ा ही मैं समझता हूँ कि एक शर्मनाक फ़ैसला है। अली हैदर गिलानी जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे, हमें नज़र आया कि टीवी के ऊपर बैठकर उन्होंने किस तरीके से डीलें बना रहे हैं, किस तरीके से वो ऑफ़र्स कर रहे हैं और साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि यार हमने तो सिंध के अंदर तुम्हारे 3 MPs उठा लिए हैं। और मैं बोलता रहा, चीखता रहा कि हमारे MPs अगवा हो गए हैं, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक को तो बाजियाब करा लिया था, लेकिन 2 को ले जाने में वो कामयाब हो गए। अब अल्लाह जाने कि कितना माल दिया उनको, अल्लाह जाने उनको कितनी ऑफ़र्स दी और किस तरीके से किन शराइत के ऊपर उनको ख़रीदा गया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद इनकी ख्वाहिशात का जो ताबूत है उसके अंदर हम एक आखिरी कील ठोकेंगे। इनकी जो NRO की जो ख्वाहिशात हैं उसके ताबूत के अंदर हम एक आखिरी कील ठोकेंगे। अगर PDM ये समझती है कि ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, पाकिस्तान को तबाह करने में, पाकिस्तान की बर्बादी के अंदर अगर ये कामयाब होंगे, तो इनकी ये गलत फहमी है। पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की जितने भी मुखलिस लोग हैं वो आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ खड़े हुए हैं, वो इमरान ख़ान को सपोर्ट कर रहे हैं। एक दफ़ा वापस कल वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इनफैक्ट उनकी अवाम से ख़िताब के बाद हमने देखा कि लोगों का जज्बा एक वापस जाग गया है। पूरी दुनिया से मोबाइल फ़ोन के ऊपर मैसेज आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोगों की अलग अलग जगहों पे फ़ोन कॉल्स आ रही हैं और पूरी दुनिया से लोगों के मैसेज आ रहे हैं जो पाकिस्तानी आज पाकिस्तान के अंदर भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। और वो जज्बा वापस जाग गया है जिसके अंदर कह रहे हैं कि हम सब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं, जिन्होंने अपना किरदार अदा किया पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। वो तमाम बिज़नेस कम्युनिटीज़ जिन्होंने पिछले 2.5 साल के अंदर मेहनत करी और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके गए, उन सब के मैसेज आ रहे हैं कि हम इमरान ख़ान के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी ऐसी बड़ी, वो तमाम लोग, वो लाखों लोग जिन्होंने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इस प्रोग्राम के ज़रिए लाखों लोगों ने जो फ़ायदा उठाया, उन लोगों के पैगाम आ रहे हैं कि आज हम इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं। मैं आखिर के अंदर आसिफ अली जरदारी को, मैं मरियम सफदर को और मौलाना फजल रहमान को और उनके साथ बाकी जो इनकी 9 PDM की जमातें, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इमरान ख़ान पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद लीडर है जो सर्टिफाइड ईमानदार आदमी है। वो 2 नंबर सियासतदान तुम लोगों की तरह नहीं है। तुम लोगों ने जो कुछ करना है कर लो,
पाकिस्तान के अंदर इमरान खान कामयाब होगा, वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसीज़ वो कामयाब होंगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हफ्ते का रोज़ जो है वो इन तमाम PDM की जो सियासी जमातें हैं, जैसे मैंने कहा ना कि इनके NRO की ख्वाहिशात के ताबूत के अंदर इमरान खान आखिरी कील ठोकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जितनी भी उनके इत्तेहादी जमातें हैं वो सब हम साथ इकट्ठा खड़े हैं, हम सब साथ एक साथ इकट्ठा खड़े हैं। और जिन लोगों ने धोखा दिया है इंशाअल्लाह ताला उनको भी हम ज़रूर एक्सपोज करेंगे। मैं आखिर के अंदर एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि इन तमाम मामलात के दौरान जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे सिंध के अंदर हमारे वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद किया, उनके ख़िलाफ़ झूठी FIR काटी, हमको डराया, हमारे MPs को डराया, जो सारे MPs हमारे साथ बैठे हुए हैं इनको धमकाया। मैं उन तमाम MPs को, तमाम वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश करूँगा। मेरे साथ समीर मीर शेख बैठे हुए हैं, ये भी उनमें से हैं जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिनके ऊपर झूठी FIR काटी गई, जिनको जेल के अंदर बंद किया गया। ये अपनी ज़बानी अब आपको बताएंगे कि इनके साथ क्या सलूक किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये पैगाम है कि मुराद अली शाह, तुम पाकिस्तान की तारीख़ के नाकाम तरीन वज़ीर आला हो। जो हालात तुमने सूबे सिंध के करे हैं, तुमसे पहले जो वज़ीर आला रहे, मैं ये बोलने के ऊपर शायद अब मजबूर हो गए होंगे, वो शायद तुम्हारे से बेहतर रहे, उन्होंने तुम्हारे से बेहतर काम किया। तुम जिस तरीके से इस वक्त सूबे सिंध के अंदर काम कर रहे हो, ये सिंध दुश्मनी कर रहे हो। जो कुछ गंदम के अंदर तुमने करा, जो हालात तुम्हारे मिनिस्टर्स ने, जो तबाही सेहत के निज़ाम में मचाई है, जो तुम्हारे मिनिस्टर्स ने एजुकेशन के निज़ाम के अंदर तबाही मचाई है, जो आवाम को बुनियादी सहूलियतें देने के अंदर तुम नाकाम हुए हो, सिंध के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और सिंध के लोग 2023 में इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे से बदला लेंगे। मैं गुजारिश आपसे करूँगा कि समीर मीर शेख साहब, जो कुछ इनके साथ जेल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सलूक किया है, हलीम आदिल शेख के साथ जो करा है वो तो अलग है, वो तो हलीम आदिल शेख साहब आपको अपनी बेल के बाद बताएंगे। लेकिन जो बेल समीर मीर शेख की हुई है, अपनी ज़बानी बताएंगे कि इनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जेल में क्या सलूक किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी को, मेरे लीडर इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बन के सेनेट में आई है। उसके साथ साथ मैं अपने PTI के MPs जो सिंध से हैं, कराची से हैं, कराची और बाकी जहाँ इलाकों से, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि किस तरह उन्होंने इस माफिया से लड़े और बड़ी हिम्मत का और जुर्रत का जिस तरह उन्होंने सामना किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स को यहाँ से जिताया। उसके साथ साथ जो 16 फरवरी को इलेक्शन थे PS 88 में, उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं आज आपके सामने बयान करना चाहूँगा। मैं समीर शेख, मैं PTI का वर्कर हूँ एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। 16 फरवरी को हमें कोई अराउंड 1:30-2 बजे पता चलता है कि हलीम आदिल शेख को अरेस्ट कर लिया गया है। तो मैं इक़्तिदार भाई को फ़ोन करता हूँ, पूछता हूँ ये मलीर थाना किधर है भाई SSP का? तो उन्होंने कहा इधर है। तो मैं निकलता हूँ, शारा फैसल पहुँचता हूँ, तलत भाई को फ़ोन करता हूँ, भाई ये कहाँ है, मुझे पता तो चले। खैर, जब हम पहुँचते हैं थाने तो उसी वक्त हलीम आदिल शेख को थाने लेकर SSP इरफान बहादुर लेके आता है। मेरे साथ दीगर MPs थे। हम ऊपर जाते हैं उनके ऑफिस में और उनको बोलते हैं भाई आपने क्यों इनको अरेस्ट किया है? तो वो कोई जवाब नहीं होता है। कोई 1.5-2 घंटे बाद पता चलता है कि जो 6 तारीख को धरना हुआ था हाईवे पे, उस सिलसिले में उनको अरेस्ट किया गया है। तो हमने कहा ठीक है, अरेस्ट कर लिया, खैर है, तो हम अपना कानूनी जो भी आके करेंगे। मैं बाहर निकलता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ। वहाँ से PS 88 को 6 बजे जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, हमारा जो PS 88 का ऑफिस है वहाँ जाता हूँ। वहाँ खुरम भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके साथ बैठक मैं मौजूद होता हूँ। वहाँ से निकल के CIA सेंटर जाता हूँ, वहाँ फैसल वाडा साहब होते हैं, अंदर जाते हैं, 2 घंटे बैठते हैं, घर आ जाता हूँ। रात सुबह जी पता चलता है कि जो PS 88 के अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसमें जो सिर्फ और सिर्फ हमारे PTI के वर्कर्स और हलीम आदिल शेख का नाम डाला गया है, उसमें मेरा नाम भी डाल दिया गया है और सिर्फ मेरा नाम डाला गया है।
मैंने कहा चले ठीक है जी। हम दूसरे दिन जाते हैं कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मुझे बेल ग्रांट करते हैं। जब मैं बाहर निकलता हूं, 6 पुलिस मोबाइल, 2 वीगोस और 3-4 मोटरसाइकिल पर प्लेन कपड़ों में ये पीपल्स पार्टी के दहशतगर्द मेरी गाड़ी को इंटरसेप्ट करते हैं, मेरी गाड़ी को तोड़ते हैं और मुझे और मेरा ड्राइवर अमजद उसको अरेस्ट कर लेते हैं। जब मुझे अरेस्ट करते हैं तो मेरे सर पे कपड़ा बांध देते हैं और 2 घंटे तक कराची में घुमाते रहते हैं। उसके बाद खोखरा पार थाने में जाके हमें फेंक दिया जाता है। जब मैं थाने पहुंचता हूं तो मैं कहता हूं मुझे किस लिए यहाँ लाया गया है? तो कहते सर हमें पता ही नहीं है आपको कौन लोग लाएं और हमें यहाँ आप क्यों आए हमें पता ही नहीं है। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता मेरी बेल बेफोर अरेस्ट हो चुकी है? कहते अच्छा आपकी बेल बेफोर अरेस्ट हुई, हमें तो पता ही नहीं है, पेपर दिखाएं। मैंने कहा तुम गाड़ी खोलो मेरी तो मैं तुम्हें पेपर दिखाऊं, गाड़ी कहाँ है मेरी? तो कहते सर वो गाड़ी आपकी अभी आ रही है। बहरहाल खोखरा पार थाने के पुलिस वालों को कोई इल्म ही नहीं था कि मुझे वहां कौन लाया गया है और क्यों लाया गया है। जब मुझे इन लोगों ने कोर्ट के दरवाजे से अरेस्ट किया, इनका कोई इरादा नहीं था मुझे पेश करने का कोई थाने में। 3 घंटे तक ये घुमाते रहे और FIR में दिखाया कि मुझे मलीर से शाम के 6 बजे अरेस्ट किया है। तो इनके जो इंटेंशंस थे वो 3 घंटे में, अगर मैं हाई कोर्ट के दरवाजे पे अरेस्ट नहीं होता, मैं गाड़ी घुमा के वापस हाई कोर्ट के दरवाजे पे ना जाता तो ये मेरे साथ पता नहीं क्या करते। बहरहाल जब हम खोखरा पार थाने में इनको कुछ समझ में नहीं आया तो इन लोगों ने 6 तारीख को जो फार्म हाउस पे जो कुछ हुआ था हलीम भाई के, उसमें मेरा नाम डाल देते हैं। ना मैं फार्म हाउस पे मौजूद, ना मैं PS 88 की जो भी झगड़ा हुआ वहां मौजूद, जिसका गवाह आप लोग सब हैं। हजारों वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे, दीगर चैनलों ने वो लड़ाई दिखाई जिसमें मैं कहीं नजर नहीं आ रहा हूं। बहरहाल उसके बाद हमें दूसरे दिन मलीर कोर्ट ले जाया जाता है, जहां कोर्ट पहुंचने के बाद हमें पता चलता है जी इस पे तो ATC की दफा लग गई है, वापस ATC कोर्ट जाएंगे। ATC कोर्ट जाते हैं, जज साहब गायब, दूसरे जज साहब गायब। इस दौरान 4 जजेस गायब हो गए, चेंज हो गए। फिर हमें कोर्ट जज ऑर्डर करता है कि समीर शेख को NICVD ले जाया जाए और सबसे पहले फिरोजाबाद थाना ले जाया जाए क्योंकि वो सिक्योर है। मुझे और हलीम भाई को फिरोजाबाद थाने लेके जाते हैं। 4 बजे SP सलमान आ जाता है और बोलता है जी आपको दूसरे सेल में मूव कर रहे हैं। मैंने कहा चलें बिस्मिल्लाह करें। मुझे नीचे लेके जाता है, जबरदस्ती गाड़ी में डालते हैं और डराते धमकाते वापस खोप दिया जाता है। वहां रात के 11 बजे 2 DSPs और दीगर पुलिस वाले आते हैं, मुझे कहते हैं SSP साहब और DIG साहब और कोई खास लोग हैं आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलें। मैंने कहा रात के 11 बजे कौन सा मिलना चाह रहे हैं, मेरी फोन पे बात करा दें। कहते हैं नहीं आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। उधर मेरे 5 और PTI के साथी थे मेरे साथ अंदर सेल में मौजूद। उसके बाद SP सलमान आ जाता है 12:30 बजे, बोलता है आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? मैंने कहा क्यों, क्या करना है तुमने मेरे साथ? तुमने दोपहर में झूठ बोल के मुझे फिरोजाबाद थाने से लेके आया, मैं तुम पे यकीन करूंगा? कहते हैं चलना पड़ेगा वरना बहुत बुरा होगा। जिसपे मेरे 6 साथी खड़े होते हैं और बोलते हैं अगर समीर साहब को आप लेके गए तो हम अपना सर फाड़ेंगे, शोर करेंगे। यहाँ पूरी नफरी आ जाती है, दो APCs आके पूरे थाने को टेक ओवर कर लेते हैं कि चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा SHO को ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ एक मैसेज देना है अली जीजी साहब को। तो उसका फोन जैसे वो निकालता है मैसेज, मैं फोन उसका छीन लेता हूँ और मैं मैसेज देता हूँ कि ये मेरा इनकाउंटर करना चाह रहे हैं, ये मुझे मारना चाह रहे हैं, मैं इनके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा रात के टाइम पे। SSP फैसल चाचर रात के 2:30 बजे थाने पहुंच जाते हैं। तो जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा यू आर गुड ऑफिसर, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। उससे पहले क्या होता है, 2 दहशतगर्दों को, थोड़ा लंबा है लेकिन ये आप लोगों को बताना जरूरी है ये कहानी। 2 दहशतगर्दों को हमारे सेल में डाला जाता है जो 3 घंटे तक हमसे लड़ते रहे, हम पे तशद्दुद करते रहे। फैसल चाचर साहब ने कहा मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा, जो इंक्वायरी आज तक नहीं हुई है। उसके बाद दूसरे दिन हमें कोर्ट में पेश किया जाता है जिसपे हमें जेल कस्टडी होती है। जब जेल कस्टडी होती है तो कोर्ट का ऑर्डर था कि अभी अभी आप इनको NICVD लेके जाएं। 3 दिन तक मुझे लेने नहीं आए, ना मुझे भेजा गया, कोर्ट का कंटेम्प्ट किया लोगों ने। दूसरे दिन रात को, संडे को, जब पूरा जेल बंद होता है तो मेरे पास डिप्टी सुपरिटेंडेंट बासिद आता है और मुझे कहता है कि आपको जो अस्पताल है जेल का उधर लेके जाना है। मैंने कहा चलें।
जब मैं वहां पहुंचता हूं वापसी पे, ये 10 लड़के पहले मेरे साथ होते हैं जो मुझे पूरा घेरा हुआ होता है अंदर। जैसे दरवाजा खुलता है 12 और 13 लोग मेरे पे अटैक कर देते हैं।